गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ा पेपर लंबा है क्योंकि अपग्रेडिंग अवेयरनेस का है, तो आज उसकी पूरी टेक्निक पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो हम अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं डिस्कोर्सेस 4 में से, और इसमें दो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई है। एक तो जो हम पैसिव अवेयरनेस से जीते हैं उसके बदले में एक्टिव अवेयरनेस करना है। तो पहला काम हमें अवेयरनेस को रिफाइन करना है और उसके बाद में अपग्रेड करना है। ये दो चीज़ समझनी ज़रूरी है। एक तो अवेयरनेस को रिफाइन करना है, शुद्ध करना है, और उसके बाद में उसका ग्रेड चेंज करके उसको अपग्रेड करना है। तो ये प्रैक्टिस अगर होती है तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि फिर हम दिन भर में एक्टिव अवेयरनेस के साथ में जी सकेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि भाई जैसे छोटे छोटे प्रयोग देते हैं कि भाई चाय पीते समय जागृत रहो, या चलते समय जागृत रहो, या दूसरी प्रवृत्ति के समय जागृत रहो, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिन भर आप एक्टिव अवेयरनेस के साथ में जिएंगे तो दूसरा छोटे मोटे प्रयोग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करना यही है कि पहले अवेयरनेस को रिफाइन करो, और दूसरी बाद में जो 5 प्रकार की अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस की एक्सरसाइजेज दी है उसको हमें करना है, ताकि हमारी अवेयरनेस का लेवल इतना रहे कि हमें फिर जो है दिन भर में और कुछ करने की, जो लोग हियर एंड नाउ की बात करते हैं, हम हियर और नाउ में ही रहेंगे अगर ये अवेयरनेस अपग्रेड हो जाएगी तो दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इम्पोर्टेंट बात जो है ये हमें समझनी है। अब किस तरह इसको रिफाइन किया जाएगा इसको पहले देखते हैं, पढ़ते हैं, और बाद में उसको अपग्रेड करने के 5 स्टेप्स क्या है वो देखते हैं। तो डिस्कोर्सेस 4 में जेरोक्स में पेज नंबर 75 के ऊपर जो है वो हम पढ़ रहे थे रिफाइनिंग एंड अपग्रेडिंग अवेयरनेस। तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि ये किस तरह हमें थिंकिंग प्रोसेस को ये इसके ऊपर ध्यान देकर एक जैसे हम जानते हैं पूरी प्रोसेस में, और 3 के पॉइंट के ऊपर हम किस तरह रुक सकते हैं जहाँ माइक्रो थॉट पिक्चर्स होते हैं, वहाँ कभी विचार बना नहीं है। तो अगर हम वहाँ रुक सकते हैं, विचार को बनने नहीं देते हैं, तो वो सबसे बड़ी साधना हो जाएगी। तो पेज नंबर 75 के ऊपर हम पढ़ते हैं, और गुजराती में भी है पर उसका पेज नंबर मुझे भी यहाँ पता नहीं है, तो आप देख लेना। तो अब नीचे से लास्ट 2 पैराग्राफ जो है वो पढ़ते हैं, जिसमें 4 रिफाइन करने का स्टेप्स बताए हैं उन्होंने। द नेसेसरी स्टेप्स फॉर रिफाइनिंग आर: ए, कंट्रोलिंग द 5 mechanisms that lead to hindrances of anger, greed, passion, possessiveness and egoism, that is, change our false magnetic point. B, introduce corrective methods. C, daily practice the 6 vital exercises for breaking down emotional granthis formed in various parts of the body system. D, practice as much as possible 3-step rhythmic breathing to come at least 8 hours a day. Please do not proceed further if you are not honestly convinced that you have succeeded in refining. तो 4 स्टेप्स अवेयरनेस को रिफाइन करने के लिए उन्होंने बताया है। पहला स्टेप क्या है कि जो 5 प्रकार के मैकेनिज़म्स है, कौन से मैकेनिज़म वो हमने पहले देखे हैं पर शायद आप भूल गए होंगे। 5 मैकेनिज़म इस तरह है। पहला है ड्रिफ्ट, दूसरा है हैबिट मैकेनिज़म, तीसरा है डे ड्रीमिंग, चौथा है ब्रूडिंग, और 5वां है इम्पल्स रिस्पॉन्स मैकेनिज़म। ये 5 जो है उसको हमें कंट्रोल करना है। तो
तो इसकी भी सेपरेट एक्सरसाइजेस उन्होंने पहले बताई थी कि भाई ड्रिफ्ट वॉचिंग किस तरह करना है, या ए ड्रीमिंग और ब्रूडिंग से किस तरह बाहर निकलना है, या हैबिट मैकेनिज्म पर किस तरह काम करना है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसके ऊपर हमें खास काम करने की ज़रूरत है तब हमारी अवेयरनेस रिफाइन हो पाएगी। क्योंकि अगर ये 5 मैकेनिज्म्स को हम ये नहीं करते हैं तो उसके द्वारा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह जो है वो सारे के सारे जो है वो आते रहेंगे और हिंड्रेंसेस के रूप में हमें परेशान करते रहेंगे। तो इन शॉर्ट हमें फॉल्स मैग्नेटिक पॉइंट जो है हमारा उसको चेंज करना है और सही मैग्नेटिक पॉइंट का हमें बनाना है, जिससे कि हम सही इनकमिंग इम्पल्सिस को अंदर सिस्टम में ले सकें। दूसरा पॉइंट है करेक्टिव मेथड को इंट्रोड्यूस करना। तो वो भी हम जानते हैं करेक्टिव मेथड, खास करके जो हमारी वीकनेसेस है उसको खाते समय हम मौन रहकर उसको बार बार दोहराते रहेंगे। पॉजिटिव उसका जो वीकनेस है उसका पॉजिटिव कोई स्लोगन बना के खाते समय हम शांति से बार बार उसको दोहराएंगे तो वो हमारी करेक्टिव मेथड बन जाएगी और वो वीकनेस धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। तीसरी बात जो है, जो हम रेगुलरली ऑलमोस्ट करते हैं, रिफाइनिंग एक्सरसाइजेस कि 6 रिफाइनिंग एक्सरसाइज जो है वो रोज़ाना 7-1 इज 0 के बेस के ऊपर करनी है। क्योंकि जो हमारे अंदर हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम में इमोशनल ग्रंथि जो बन गई है, जो इमोशनल डेब्रिज के कारण जो ग्रंथि बन गई है, उनको साफ करने के लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। लगती है एक सामान्य रूप में, पर इसका बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि होता क्या है कि हम रोज़ ये ग्रंथि को मजबूत करते रहते हैं। दिन भर में जो कुछ हमारा करते हैं इसमें हमारा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस तो होता रहता है दिन भर में। तो ये हमारी इमोशनल ग्रंथियाँ जो है वो रोज़ाना मजबूत होती जाती है। इसीलिए रोज़ इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि ये इमोशनल ग्रंथि धीरे धीरे करके साफ हो सके। और ये साफ होगी तो ही जो इनर बॉडी के अंदर प्राण का सर्कुलेशन अच्छी तरह हो पाएगा। और प्राण का और अवेयरनेस का सीधा संबंध है। प्राण शुद्ध होगा तो अपने आप में अवेयरनेस भी शुद्ध होती जाएगी। और लास्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है वो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। पर 3 स्टेप के अंदर गहराई में जाना है। हम थोड़ा करते हैं, 2-4 घंटे करते हैं और छोड़ देते हैं। कई लोग तो 2-4 घंटे भी नहीं करते हैं। पर यहाँ उन्होंने एटलीस्ट 8 आवर्स बताया है, एटलीस्ट कहा है। तो कम से कम 8 घंटे तक हमें धीरे धीरे करके, और जो लोग, मुझे लगता है कि जो लोग घर पर रहते हैं वो तो ये कर सकते हैं, सिवाय कि हमारी आलस हो या दूसरा मन भटकता हो या दूसरी चीज़ों में हम डूबे रहते हैं, तो वो अलग बात है। पर जो बाहर होते हैं उनके लिए शायद इतना ये आसान नहीं रहेगा। पर जो घर पर रहते हैं दिन भर में, उनके लिए 3 स्टेप को धीरे धीरे करके 8 घंटे हम कर सकते हैं। हर एक प्रवृत्ति के साथ में हम जो दिन में घर में प्रवृत्ति करते हैं उसके साथ में हमें 3 स्टेप जोड़ देना है। और एक आदत डालनी है, म्यूज़िक चालू रहेगा और उसके साथ में हम करते जाएंगे। तो ये 8 घंटा इतना मुश्किल नहीं है। पर अगर दिल लगा के करते हैं तो हम कर सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अवेयरनेस को एक ही चीज़ मेंटेन कर सकेगी और वो है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। आपने किसी तरह अवेयरनेस को डेवलप कर दिया पर 3 स्टेप का सपोर्ट नहीं होगा तो फिर से वो बैठ जाएगी। तो उसको एक्टिव रखने के लिए 3 स्टेप अनिवार्य रूप से कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये 4 चीज़ ध्यान में रखनी है, इनके द्वारा हमारी अवेयरनेस रिफाइन हो पाएगी। अब आगे कहते हैं, नाउ ए लिटिल एक्सप्लेनेशन बिफोर वी स्टार्ट द अपग्रेडिंग प्रैक्टिसेस। एन इंसिडेंट टेक प्लेस इन आवर टाइम स्पेस concept. A.
in our time space concept. B. It takes place as an experience. Experience is the result of our awareness, and the quality of our experience depend on the quality of awareness. That is, we will miss some vital part of experience. तो एक एग्जांपल देते हैं कि कोई कोई घटना घटती है और वो हमारे टाइम स्पेस के अंदर घटती है, देश और काल के अंदर कोई भी घटना घटती है तो हमेशा देश और काल के अंदर ही घटती है। और इसका जो घटना घटती है उसका हमें एक एक्सपीरियंस होगा। अब एक्सपीरियंस का ये क्या होगा कि जिस तरह की हमारी अवेयरनेस के होगी, अवेयरनेस का लेवल होगा, इस तरह का अनुभव होगा। जैसे कि कोई हमारा अपमान करता है, एक इंसिडेंट होता है, अपमान किया, तो उस समय हमारी अवेयरनेस की लेवल कैसी है? अगर लो लेवल की अवेयरनेस होगी तो हम भी उसको सामने बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, उसका भी अपमान करेंगे। पर उस दरमियान वो एक्सपीरियंस के दौरान अगर हमारी अवेयरनेस का लेवल ऊपर है तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो अवेयरनेस का लेवल क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये जो है कि अवेयरनेस की क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी वही है कि आप एक्टिव अवेयरनेस के साथ में जी रहा है कि पैसिव अवेयरनेस के साथ में जी रहा है, तो आपका एक्सपीरियंस अलग हो जाएगा। दो व्यक्ति सेम एक्सपीरियंस करती है पर दोनों की अवेयरनेस अलग है तो दोनों का रिजल्ट भी अलग आ जाएगा। तो यहाँ हम एक एक्सपीरियंस के अंदर एक वाइटल पॉइंट जो है वो मिस करते हैं अगर अवेयरनेस हमारी सही ढंग से नहीं है तो। बट आउट ऑफ ए एंड बी ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ टाइम स्पेस registration, and as memory repeat what happened, for we cannot remain in the state of experience for more than a fraction of a moment, because we have never consciously tried. Whatever we are held in experience for longer duration than fraction of moment, we find that we are lost to the immediate world around us for that duration. अब होता क्या है कि कभी हमें कोई अनुभव होता है तो वो अनुभव हमारा जो है वो एक क्षण से ज़्यादा लंबा चलता नहीं है और हम तुरंत विचारों में चढ़ जाते हैं या पुरानी मेमोरी जो है वो सामने आ जाती है और इस तरह हम विचारों में रहते हैं। पर अगर थोड़ा समय अनुभव को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, थोड़ा अगर लंबा चलता है तो आजू बाजू का जगत है वो उसको हम भूल जाते हैं। तो मतलब ये है कि जब एक अनुभव होता है तो उसी क्षण क्या होता है कि हम उस क्षण का उस क्षण पास हो जाने के बाद में वो चीज़ हमारे अंदर मेमोरी के रूप में आती है, क्या उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने एक कहा, तो फिर वो मेमोरी रिपीट अंदर होती रहती है और फिर हम विचारों में इतने गुम हो जाते हैं कि आजू बाजू का जो सराउंडिंग है वो भी हमें याद नहीं रहता है। तो ये नॉर्मल कोर्स में हमारे साथ में होता है और ये हमारा अनुभव होता है। इवन इन लाइफ flashback of events reminded to us by a statement or by some occurrence, we tend to get lost for a moment or moments. This does mean a way going back into the past and recalling emotional debris. तो कई बार ये फ्लैशबैक के रूप में आता है, मतलब भूतकाल के अनुभव के बारे में। कभी हम शांति से बैठे हैं और अचानक कोई चीज़ एक भूतकाल का अनुभव याद आ जाता है, किसी का स्टेटमेंट याद आ जाता है या कोई घटना याद आ जाती है और उस समय हम उसके अंदर वो विचारों के अंदर चले जाते हैं और जो हमारी जो इमोशनल डेब्रिस है, जो पुराना जो इमोशनल अनुभव था वो फिर रिकन होगा या
रिकॉल होता है या कभी कभी रिकरेंस भी होता है उसका। तो इस तरह जिसको नॉर्मल कोर्स में ये पूरी परिस्थिति को हम ब्रूडिंग कहते हैं। कभी डे ड्रीमिंग होता है या ज़्यादातर ब्रूडिंग होता है। तो ब्रूडिंग की स्थिति इस तरह डेवलप होती है कि फ्लैशबैक में हम चले जाते हैं और पुरानी चीज़ को याद करते रहते हैं, तो एक ब्रूडिंग हमारा चालू हो जाता है। बट इफ़ वी कैन डू दिस एज इफ सीइंग इन द माइंड्स आई आफ्टर रिकॉलिंग द इमोशनल डेब्रिज एंड बीइंग नॉट इन्वॉल्व्ड, but let it run out of the body brain system at point number 8 harmlessly, it would be very helpful in our progress। तो होना क्या चाहिए कि मानो कि कोई पुरानी चीज़ याद आ गई, आंखों के सामने आ गई, तो और ये पुराना अनुभव जब सामने आता है तो होता क्या है कि हम इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो चीज़ को दोहराने लगते हैं, कभी कभी उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि मैंने जो किया था वो सही किया था वगैरह वगैरह। ये नहीं करना है, सिर्फ करना ये है कि हमें न्यूट्रल रहना है उस दौरान, और वो पूरी जो घटना है उसको आंखों के सामने पास हो जाने देना है, और हमारा जो आज्ञा चक्र है पॉइंट नंबर 8 वहाँ से उसको निकल जाने देना है। तो ये हमारे प्रोग्रेस के लिए ये उपयोगी होगा। जब जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसी घटनाओं में, वो चाहे रिसेंट घटना हो या पुरानी घटना हो, पर इन्वॉल्व हो जाते हैं इस चीज़ों के अंदर और इसको दोहराने लगते हैं अंदर, तो फिर हमारी एनर्जी जो है वो इसमें बहुत सारी एनर्जी तो चली जाती है, और दूसरा जो है वो जो घाव है वो और गहरा जाता है। जो हमें दर्द था दुख था, वो दुख और गहरा बन जाता है। तो हो सके तो कभी भी पुरानी चीज़ें जब याद आती है, किसी ने अन्याय किया, किसी ने कुछ गड़बड़ की, तो आँख के सामने आता है, याद आता है, तो उसको पास हो जाने दो, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो। ये एक बहुत बड़ी एक सीख है और एक बहुत बड़ा एक प्रैक्टिस भी है। इस तरह हमें नॉर्मल कोर्स में रहना चाहिए। If one is not involved in both the cases, that is A, whenever emotional debris is recalled at the registration area, or B, when fresh incoming impulses loaded with near identical memory patterns come to the registration area, one is able to throw out at point number 8 whatever that has reached the registration area, and it would be most debris. To be able to do this is not possible normally. To say it is very difficult is to put it mildly. So we need some techniques to upgrade our awareness, but must be done after refining awareness. Nothing can stand in the way of a person who has refined and properly upgraded awareness. तो एक चीज़ तो ये है कि हमें इन्वॉल्व जो कुछ पुरानी याद आती है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है और उसको पास हो जाना है। तो ये ऐसा होने से क्या होगा कि दो चीज़ ये इसमें होती है। एक तो कभी पुरानी याद जो है, पुराना अनुभव है, वो रिकॉल होता है और रजिस्ट्रेशन एरिया में पहुंचता है, और कई बार फ्रेश इनकमिंग इम्पल्स आता है और इसमें से कोई नया विचार बनता है और वो भी रजिस्ट्रेशन एरिया में पहुंचता है। पर दोनों केस के अंदर होना यही है कि हमें न्यूट्रल रहना है, चाहे वो पुरानी घटना हो या नया कोई विचार हो, उसको सिर्फ आज्ञा चक्र पॉइंट नंबर 8 से निकल जाने देना, इन्वॉल्व नहीं होना। कहने का मतलब ये है कि इन्वॉल्वमेंट होना नहीं है, न कि भूतकाल के विचार के अंदर, न कि कोई वर्तमान में चीज़ बनी है या कोई नया फ्रेश इनकमिंग इम्पल्स आया है, दोनों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। तो ये एक बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में तो जो विचार अंदर आता है उसके साथ में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारा आईएसन केंद्र सक्रिय हो जाता है और विचार बन जाता है। तो इसको विचार बनाए बिना किस तरह हम जी सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, पर बहुत मुश्किल भी है।
क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी स्पीड से बनती है कि हमारे हमारे अवेयरनेस के थ्रेशोल्ड में आता ही नहीं है। ये होता है इससे पहले तो विचार बन के निकल जाता है, पर त्रिस्टेप का सहारा लेंगे तो विचार स्लो हो जाएंगे, और विचार स्लो होगा तो फिर इस तरह की हम देखने की आदत डाल सकेंगे। और ये सब करने के लिए हमें कुछ अपग्रेडिंग अवेयरनेस की टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। पर अपग्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस की टेक्निक से पहले हमें अवेयरनेस को रिफाइन कर लेना बहुत ज़रूरी है। और जिस व्यक्ति ने इस तरह अपनी अवेयरनेस को रिफाइन कर लिया और अपग्रेड कर लिया, उसके रास्ते में कुछ भी फिर रुकावट नहीं आएगी। वो कुछ भी आएगा उसको वो पार करके आगे बढ़ सकेगा। तो ये यहाँ इम्पोर्टेंस इसी चीज़ का है कि अवेयरनेस को किस तरह रिफाइन किया जाए और उसको अपग्रेड किस तरह किया जाए। The technique which will now be shown is a beautiful, exhilarating practice, and once with a little mastery will lead to X-ray eyes that will be able to see thoughts and motives, incoming impulses and memory patterns, and through opaque objects and persons, and much more, because awareness has been refined and upgraded, and so will become penetrative. But to avoid frustration, please first refine awareness. तो यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहते हैं वो कि कितनी एक सिद्धि जैसी बात करते हैं कि अगर हमने टेक्निक फॉलो करके अवेयरनेस को रिफाइन कर लिया और अपग्रेड भी कर लिया तो क्या हो सकता है कि ये आँखों से, जैसे आँख हमारी एक्सरे जैसी हो जाएगी, और एक्सरे में कैसे गुप्त चीज़ भी दिखाई देती है, इसी तरह हम ये आँखों से हमारा विचारों को देख पाएंगे। विचारों के पीछे मोटिव क्या है कि कौन से उद्देश्य से हमारा ये विचार आया। यहाँ तक कि इनकमिंग इम्पल्स तो एक समझो कि सूक्ष्म पार्टिकल के रूप में आते हैं, मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो इसको भी हम देख पाएंगे, इतनी हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। मेमोरी पैटर्न जो अंदर पड़ी है उसको हम देख पाएंगे, और जो कोई पर्दे के पीछे कोई चीज़ होती है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ों को और व्यक्ति को भी हम देख पाएंगे। व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, व्यक्ति के विचार क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख पाएंगे। क्योंकि अवेयरनेस जब बढ़ती है तो वो एकदम पेनिट्रेटिव हो जाती है, बहुत गहरी हो जाती है, और उसके कारण ये सारी चीज़ें हो पाएगी। पर पहले हमें अवेयरनेस को रिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो निराशा आएगी। तो ये पैराग्राफ के अंदर उन्होंने एक रिजल्ट ही दे दिया कि अगर सही ढंग से अपग्रेड हो जाएगी तो कितनी बड़ी चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। जो हम आज आँख से देख नहीं सकते हैं वो सारी चीज़ें, भूतकाल भविष्यकाल सब कुछ हम देख पाएंगे। इतनी गहरी एक अवस्था उत्पन्न होगी और इतनी ऊंची अवेयरनेस की स्थिति बन जाएगी। क्योंकि अवेयरनेस का मतलब यही है, अवेयरनेस जब फैलती है, एक्सपांड होती है, तो वो फिर भूतकाल में भी कहीं भी जा सकती है और भविष्य में भी कहीं जा सकती है। हालांकि उसके लिए फिर भूतकाल और भविष्यकाल अलग होता नहीं है। अवेयरनेस एक एक्सपांसन जैसा उसका एक होता है, और उसके अंदर वो सब चीज़ों को व्यक्ति देख सकती है। तो ये अवेयरनेस की है। उसका दूसरा भी कारण ये है कि अवेयरनेस बेसिकली है क्या और कहाँ से आती है। तो चित्ती शक्ति है, चित्ती शक्ति में के अंदर प्योर अवेयरनेस पड़ी है। चित्ती जो है वो और कुछ नहीं, अवेयरनेस ही है, प्योर अवेयरनेस है। और वही प्योर अवेयरनेस जो है वो हमारे अंदर चित्ती में से चित्त बनता है, तो हमारे अंदर भी वो अवेयरनेस आती है। पर क्योंकि हमारे अंदर दूसरी चीज़ें, संस्कार वगैरह पड़े हैं, उसके कारण जो वो प्योर अवेयरनेस के रूप में आ नहीं सकती है। वो जो है वो फिर हमारा जो अंदर का सत्व रजस तमस का रेशियो या स्ट्रक्चर होगा
उस तरह का हमारा चित्त या सेल्फ माइंड बनेगा। तो चित्ती के अंदर अवेयरनेस वास्ट है, पर सेल्फ माइंड बनता है तो चित्ती जो है वो एकदम लिमिटेड चित्त के रूप में अंदर आती है। नोट, but the brain has to accept a humble attitude and no dramatics, no trespass into anyone's privacy except with the honest purpose to study and help. If this promise is kept, progress will be deep and very satisfying. तो यहाँ एक चेतावनी भी है कि जब हमारे अंदर इस तरह की सिद्धि आ जाती है, हम दूसरों को विचार देख सकते हैं या कोई ऐसी किसी की गुप्त बात को भी देख समझ सकते हैं, तो उसका बिल्कुल दुरुपयोग नहीं करना है। वो त्रेसपास भी उसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की ये प्राइवेसी होती है, हर एक व्यक्ति के विचार वो एक प्राइवेट होता है। पर अगर कोई ऑनेस्ट पर्पज़ है, मतलब कि उसको आप मदद करना चाहते हैं और उसके लिए उसकी अंदर की स्थिति क्या है वो देखना चाहते हैं, तो कोई ऐसा एक ऑनेस्ट पर्पस के लिए आप ये कर सकते हैं। और उसमें कोई शोबाजी या ड्रामेटिक्स नौटंकी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, दिखावा कुछ नहीं होना चाहिए। खाली एक किसी को एक मदद के लिए हम ये कर सकते हैं, और इस तरह हम करेंगे तो हमारा प्रोग्रेस जो है वो और गहरा और संतोषजनक हो पाएगा। Because upgrading of awareness is like giving nuclear arms in the hand of an individual of an undeveloped nation. Such practices were never put on paper. Please cooperate with us and promise to refine awareness and never to put new found powers to wrong use. तो ये चीज़ ऐसी है कि अगर किसी ने अपनी अवेयरनेस बढ़ा ली, अपग्रेड कर ली, तो पर वो व्यक्ति अंदर से शुद्ध नहीं है, उसका हेतु शुद्ध नहीं है, तो एक ऐसे आदमी जो एक अनगढ़ आदमी है, गंवार आदमी है, उसको न्यूक्लियर का आर्म्स अगर हम दे देते हैं, मतलब खतरनाक चीज़ किसी अनगढ़ व्यक्ति को दे देते हैं, तो वो कितना नुकसानकारक हो सकता है। तो यही चीज़ है कि ये चीज़ बहुत ऊंची चीज़ है और उसका सही उपयोग होना चाहिए। और इसीलिए पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें गुप्त रखी जाती थी, ऑन पेपर कुछ भी नहीं था। पर तावरिया जी ने धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ऑन पेपर रख दी है, ये प्रैक्टिसेस भी ऑन पेपर कर दी है। बाकी ये पहले के ज़माने में 1 to 1 सिखाया जाता था, इस तरह प्रैक्टिसेस ओपन की नहीं जाती थी। पर अभी समय नहीं है, और जो व्यक्ति आते हैं ऐसे महापुरुष, उन लोगों के पास भी लिमिटेड समय होता है, तो वो 1 to 1 सिखाने के बदले में फिर इस चीज़ को ओपन कर देते हैं, क्योंकि जिसकी जितनी लायकात होगी इस तरह फिर वो उसका उपयोग कर सकेगा। और यहाँ खास कहते हैं कि इसलिए हमारे साथ कोऑपरेट करो और हमें प्रॉमिस दो कि पहले आप ये रिफाइनिंग को, ये अवेयरनेस को रिफाइन करोगे, और जो नए शक्ति आपके अंदर आएगी उसका आप कभी भी दुरुपयोग नहीं करोगे। सो एन इंसिडेंट occurs, and when experiencing one gets lost to immediate surroundings for a fraction of a moment because awareness functions at low level. Now we begin. We take aid of, for the time being, a prism till certain progress is made, after which we shall need nothing. Please do not take of a crystal ball and such other devices used with certain motives. On the contrary, avoid them. तो ये पहले जो उन्होंने बताया था कि वही बात कहते हैं कि भाई जो एक्सपीरियंस जो हमें सराउंडिंग में हमें जब कोई अनुभव होता है और उस दरमियान हम हमारा सराउंडिंग को भूल जाते हैं, आजू बाजू क्या है वो भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी उस समय अवेयरनेस की जो लेवल है वो लो लेवल होती है। इसीलिए हम विचारों में खो
अब यहाँ ये प्रैक्टिस बताने जा रहा है, और पहली चीज़ जो प्रैक्टिस में लेनी है उसको, वो प्रिज्म एक्सरसाइज है। प्रिज्म क्या है वो हम जानते हैं, पर यहाँ ये स्ट्रिक्टली कहते हैं कि खाली प्रिज्म का ही उपयोग करना है, दूसरा कोई क्रिस्टल बॉल या दूसरी कोई भी डिवाइस या दूसरी कोई चीज़ों को उपयोग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म के उपयोग से करना है। और दूसरी बात ये है कि ये त्राटक भी नहीं है, क्योंकि त्राटक के अंदर लोग अलग अलग प्रयोग करते हैं और आँखों को स्थिर कर देते हैं। कई लोग कोई पॉइंट के ऊपर त्राटक करते हैं, कोई लोग मिरर के अंदर अपने चेहरे के ऊपर भी अपनी आँखों में त्राटक करते हैं। तो एक त्राटक बिल्कुल अलग विधिया है, इसे ये प्रिज्म एक्सरसाइज और या अपग्रेडिंग अवेयरनेस से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो ये दूसरी सारी चीज़ों को अवॉइड करना है हमें, और प्रिज्म की एक्सरसाइज करना है। अब किस तरह करना है, पहली एक्सरसाइज बताते हैं यहाँ। टेक ए क्लीन एब्सोल्युटली वाइट हैंकरचीफ, प्लेस द प्रिज्म at its center after spreading the handkerchief on the table that is clean and empty, preferably small, or if a big table, clear a certain area of all disturbing objects, especially shining and reflecting objects। तो यहाँ टेक्निक बताते हैं कि एक आप वाइट रुमाल ले लो और एक टेबल आपका जो है, चाहे छोटा टेबल हो या बड़ा टेबल हो, वहाँ इसके ऊपर ये प्रिज्म, ये हैंकरचीफ को आपको खोल देना है और आजू बाजू की चीज़ों को हटा देना है, ताकि आपका ध्यान सिर्फ प्रिज्म के अंदर ही रहे, दूसरी चीज़ों की प्रति न जाए। और कोई खास करके चमकती हुई चीज़ हो वो उसको तो बिल्कुल दूर रखें, ताकि ध्यान आपका प्रिज्म में रह सके। कीप द प्रिज्म स्टैंडिंग एंड नॉट its side। Look from above into the prism sitting in a chair. Please remember, no thoughts, no motives, no expectations, no fears, no doubts, no hopes, and no excitement of any sort. Just look into the prism in your sitting position. Do not strain or stare. Just look into the prism. Do this for 5 minutes daily. Be honest and keep your correct practice. Let not your imagination run wild from the first day। तो यहाँ प्रिज्म किस तरह रखना है वो बताते हैं कि हैंकरचीफ के ऊपर प्रिज्म को सीधा रखो, साइडवाइज नहीं रखना है, और इसका जो 3 पॉइंट्स होते हैं वो ट्रायंगुलर होता है, तो 1 पॉइंट जो होता है वो हमारी ओर रहना चाहिए और दूसरे 2 पॉइंट बाहर की ओर होने चाहिए। इस तरह प्रिज्म को हमें रखना है। पर इम्पोर्टेंट बात यहाँ एक करते हैं, प्लीज़ रिमेंबर, खास याद रखो कि नो थॉट, न विचार आना चाहिए, न कोई उसके पीछे मोटिव लगाना है, न कोई एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए कि ये मैं करता हूँ तो मुझे इतना फ़ायदा होगा, ये होगा, वो होगा। नो फियर, कोई डर भी नहीं होना चाहिए कि भाई ये करने से कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, दिमाग को नुकसान नहीं होगा, आँखों को नुकसान नहीं होगा। कोई फियर या डाउट कुछ नहीं होना चाहिए, कोई ज़्यादा होप भी नहीं होनी चाहिए और एक्साइटमेंट भी नहीं होना चाहिए। एकदम शांति से प्रिज्म के अंदर सिर्फ देखते रहना चाहिए और चेयर के ऊपर बैठ के हमें प्रिज्म के अंदर देखना है। ऊपर से हमारा जो आज्ञा चक्र है और प्रिज्म एक लाइन में आना चाहिए, इस तरह को हमें करना है। और आँखों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए और न कि घूर घूर के देखना है। अगर पलक का लगती है तो लगने देना है, उसको एकदम ज़ोर से देखना नहीं है, इसके अंदर एकदम आराम से देखना है और उसको 5 मिनट तक इस तरह करते जाना है। और ये सही ढंग से ये प्रैक्टिस हो उसका खास ध्यान रखना है। और पहले दिन से ही फिर कोई कल्पना में नहीं लग जाना कि भाई अब हम ये करते हैं तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा फ़ायदा होगा वगैरह, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और कुछ दिनों के लिए तो कुछ उसमें कुछ
होता ही नहीं है, विचार भी चलते रहते हैं और 5 मिनट कहाँ ख़त्म हो जाती है वो भी पता नहीं चलता है। तो कोई ज़्यादा इसमें कल्पना करने की भी ज़रूरत नहीं है। द मोर सोबर you are in your approach, the better the result. This is the first step. In this first step, rest your hand in your palms and your elbow on the table. तो हमें एक हमारा अभिगम जो है वो एक सोबर होना चाहिए। जितना अभिगम हमारा नॉर्मल होगा इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो आँखों के आगे हमारी जो पाम्स है, हथेली है, हाथ है, उसको रख देना है और जो एल्बो है, कोनी है, उसको टेबल के ऊपर टिकाए रखना है। वो इसीलिए कि बाहर का प्रकाश आँखों के अंदर ना जाए, इसीलिए जैसे हम कैप पहनते हैं इसी तरह हमारे दोनों हाथों को आँखों के ऊपर की साइड में रख देना है। Do not be disappointed if nothing happens day after day. Imagine nothing to happen. Whenever you are successful in the first step, the prism will disappear from your sight and only the handkerchief will remain. But within a moment, the prism will reappear. Do not be disappointed because some disturbances of some sort is still there in your thinking instrument in spite of our warning to you a little earlier. That is, the incoming impulses just do not pass out of body-brain system, especially at registration area, and still register themselves. Has refining been done thoroughly? तो ये यहाँ खास एक बात बताते हैं और सब साधकों को ये अनुभव होता है कि शुरुआत के दिनों में तो कुछ होता ही नहीं है, जैसे कि देखा और 5 मिनट हो गए और उठ गए, तो कई दिनों तक इस तरह चलता रहेगा। तो कोई कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। और उसका पहला स्टेप ये आएगा कि सक्सेसफुल पॉइंट जो उसका है वो ये है कि जिस दिन आप देखते हैं और देखते देखते एक क्षण के लिए प्रिज्म डिसअपीयर हो जाता है तो समझना कि हाँ अभी कुछ सक्सेस इसमें मिली है। तो ये एक पहला एक पड़ाव है जहाँ हमें ये पहला रिजल्ट मिलेगा कि देखते देखते एक क्षण के लिए प्रिज्म अदृश्य हो गया और दूसरे क्षण में फिर वापस एंकर चिप पर प्रिज्म दिखने लगेगा। पर इस प्रक्रिया के दौरान जैसे पहले बताया इस तरह इनकमिंग इम्पल्स तो अंदर चालू रहेंगे, इनकमिंग इम्पल्स अंदर आएंगे और विचार बना के पॉइंट नंबर 8 से वो फिर बाहर भी निकल जाएंगे। तो ये प्रक्रिया कुछ डिस्टर्बेंसेस चालू रहेंगे शुरुआत के समय में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 5 मिनट हम देखते तो 5 मिनट हम दिमाग को एकदम शांत करके देख पाएंगे। विचार बैकग्राउंड में चलता ही रहेगा। हमारा काम, हमारा अटेंशन जो है वो प्रिज्म के अंदर लगाए रखना है और प्रिज्म की गहराई के अंदर जाने का प्रयत्न करना है। पर ये अगर रिफाइन हमने अगर की है, मतलब कि अवेयरनेस को रिफाइन की है तो ही ये चीज़ हो पाएगी। तो ये पहले 5 जो चीज़ उन्होंने रिफाइन बताया है कि अवेयरनेस को किस तरह रिफाइन करना है, उसके ऊपर पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। When there is a clear and undisturbed linkage of the one thinking instrument and 2 the point inside the upkeep area of the brain, prism will disappear for as long as a time as you will be able to maintain this linkage undisturbed, unless of course your eyes blink or there is disturbances in the thinking instrument। तो क्या होता होगा कि ये प्रिज्म डिसअपीयर होता होगा, क्योंकि आँख तो खुली है और नॉर्मल कोर्स में आँख खुली होती है तो उसके सामने जो ऑब्जेक्ट है वो तो दिखाई देना चाहिए। पर अंदर क्या होता है, 2 एरिया है, एक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का एरिया है और एक अपक्रिप का एरिया है, मतलब कि जो सार संभाल लेता है वो अपक्रिप का एरिया।
तो वो उसके बीच में अगर लिंक बैठ जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, उसकी लिंक होती है, तो उस सन के लिए ये प्रिज्म जो है वो दिखाई नहीं देगा। और लिंक जितने लंबे समय रहेगी इतनी समय प्रिज्म नहीं दिखाई देगा। जैसे कि 10 सेकंड तक का अगर आप लिंक बनाए रखते हैं तो 10 सेकंड तक आपका प्रिज्म अदृश्य हो जाएगा, पर जिस मोमेंट पर ये लिंक टूट जाती है उसी मोमेंट के ऊपर फिर से प्रिज्म दिखाई देगा। तो ये अंदर का साइंस है, ये नॉर्मल कोर्स में हमें पता नहीं चलता है, पर ये तावरिया जी ने सब अनुभव किया है, इसलिए यहाँ उन्होंने लिखा है कि इस तरह लिंक बनती है और उस दौरान ये डिसअपीयर होता है। पर ये जब हम करते हैं तो आंखों को ब्लिंक भी लगेगी और कुछ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के डिस्टर्बेंस भी आएंगे 5 मिनट के अंदर। पर अगर 2-5 सेकंड के लिए भी ये डिसअपीयर होता है तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। यू मस्ट हैव नोटिस व्हाट हैपन्स ऑन योर टीवी स्क्रीन व्हेन ए लाइव प्रोग्राम इज disturbed due to snap in linkage. The disturbance then you see on your TV screen is the same as the disturbance in your registration area. If you could only see, one day you will be able to see this happen in others. तो जैसे कि हम कोई टीवी का प्रोग्राम देखते हैं और किसी कारण जो रिले होता है वहाँ से वो संपर्क टूट जाता है, तो टीवी के वो स्क्रीन के ऊपर वो पिक्चर दिखाई नहीं देता है। वही चीज़ हमारे अंदर भी होता है सेम, जब हम ये करते हैं तो कि कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर, और ये इस तरह का हम ये लिंक जो है हमारी वो टूट जाती है। तो आगे जाके ऐसा होगा कि ये कि किस तरह होता है वो हमें पता चलेगा, देख पाएंगे, और दूसरों के अंदर भी किस तरह इस तरह की ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं वो भी शायद हम देख पाएंगे। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ फर्स्ट स्टेप यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ योर इमीडिएट सराउंडिंग। डू नॉट इवन ट्राई। डू नॉट ऑल्सो ट्राई द स्टेप 2, try the second step till you have obtained a measure of success with your first steps. तो पहला जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस दौरान हम आजू बाजू का जो सराउंडिंग होगा तो उस दौरान हम उसको भी भूल जाएंगे, उसके प्रति हम जागृत नहीं रहेंगे। प्रिज्म जब सही ढंग से करते हैं तो प्रिज्म के अंदर ही हम रहेंगे। तो और कोई आजू बाजू का सराउंडिंग को या जानने की समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा कुछ ट्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। और पहला स्टेप अगर ठीक ढंग से प्रिज्म ये हम कर सकते हैं, ये डिसअपीयर होता है कुछ समय के लिए, 10 सेकंड के लिए, उसके बाद में ही हम दूसरे स्टेप्स के ऊपर जा सकते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फर्स्ट स्टेप? 1. To so train the thinking instrument that it does not interfere with the upkeep area of the brain, nor at the same time, though it receives continuously the incoming impulses which pull out near identical memory patterns, it just does not pay any attention to any of the impulses, any of them, and lack of attention will stop centers IESM from functioning, so that they flow out at point number 8, refer diagram. They means incoming impulses and memory pattern, that is out of the body brain system without developing the mini thoughts picture series, that is without being developed or registered. तो पहला स्टेप्स हमें करने का पर्पस क्या है कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को हमें एक इस तरह एक ट्रेन करना है कि जिसके कारण जो हमारा अपकीप एरिया है वो इसके काम के अंदर इंटरफियर न करे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये अपकीप एरिया जो है उसको बॉडी को
मेंटेन करना है, सार संभाल लेना है, जो चीज़ अंदर ख़राब हो गई उसको रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें आपके एरिया को करना है। और ख़ास करके रात को वो ये काम ज़्यादा करता है, दिन में कम करता है। पर थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जब इंटरफियर इसके काम में करता है तो ये अच्छी तरह कर नहीं पाता है। तो फर्स्ट स्टेप अगर हम करते हैं प्रिज्म का, तो ये हो पाएगा कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह पर रहे और आपके एरिया को अपना काम करने दे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्सिस जो आते हैं और मेमोरी पैटर्न को मिलते हैं, वो कोई हमारा ध्यान खींचे बिना आज्ञा चक्र से अपने आप में इस तरह निकल जाना चाहिए। वहाँ IESM केंद्र का एक्टिव ना हो, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़, दो चीज़ की हमें ट्रेनिंग मिलती है। अगर प्रिज्म सही ढंग से करते हैं तो विचार बनाने के बजाय अपने आप में विचार निकल जाता है। इसमें इन्वॉल्व होने के बजाय विचार जो बना है उसके साथ में इन्वॉल्व नहीं होना है और 8 नंबर से निकल जाएगा। और दूसरा, आपके एरिया अपना काम करेगा। ये दो चीज़ हो पाएगी फर्स्ट स्टेप से। नोट: attention links the thinking instrument to the self mind automatically, and self mind thus involved operates the IESM centers and does not remain a mere catalyst. This means that indirect the thinking instrument has the ability to bring about or not of the functioning of IESM centers. तो attention जब थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ में जब जुड़ जाता है तब हमारा सेल्फ माइंड जो है, जिसको हम चित कहते हैं, वो IESM केंद्रों को एक्टिवेट कर देते हैं और फिर वहाँ विचार बनना चालू हो जाता है। तो जो अंदर सेल्फ माइंड है उसका रोल तो कैटालिस्ट का है। चित्त जो अंदर बना वो कैटालिस्ट का रोल है, पर वो जब इन्वॉल्व हो जाता है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ में जुड़ जाता है, तो क्या होता है कि IESM सेंटर काम चालू कर देते हैं और विचार बनना, विचारों की श्रृंखला बनना, ये सारी चीज़ें चालू हो जाती है। और वो इसका मतलब ये हुआ कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस तरह की क्षमता है कि वो IESM सेंटर को एक्टिवेट भी कर सकते हैं और नॉन फंक्शन के रूप में रखना चाहे तो दोनों चीज़ हो सकती है। इस तरह की उसकी एक क्षमता इसके अंदर है। When linkage with the point inside the upkeep area is undisturbed, the prism disappears and does not appear as long as such a linkage is maintained. This is not self-hypnosis, as will be made clear later, nor making the mind blank, which is never possible. तो ये हमने देखा कि ये जब अपकीप एरिया के साथ में एक लिंक हो जाती है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की, तब प्रिज्म डिसअपियर हो जाता है। और जब तक ये लिंक को हम मेंटेन कर सकते हैं तब तक वो डिसअपियर ही रहेगा। और ये कोई हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस नहीं है, ये एक प्रकार का अंदर का मैकेनिज्म है। और वो जो जानते हैं कि इसको करने से क्या होता है, तो इस तरह ये तावड़िया जी ने प्रिज्म एक्सरसाइज हम बताई है कि इस तरह हम लिंक को जोड़ सकते हैं थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और अपक्रिप एरिया के अंदर, और उस दौरान प्रिज्म अदृश्य हो सकता है। और दूसरी बात ये, लोग एक शब्द का यूज़ करते हैं, माइंड को ब्लैंक करो। वो माइंड को ब्लैंक करना जैसा कुछ होता नहीं है। इसके अंदर इम्पल्सिस निरंतर आते रहते हैं, तो ब्लैंक कभी भी माइंड होता नहीं है। तो कई बार हम गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। माइंड ब्लैंक हो नहीं सकता है। हाँ, विचार कम हो जाते हैं, वो अलग बात है, पर इम्पल्सिस तो अंदर आते रहते हैं और माइक्रो थॉट पिक्चर तो बनाएंगे। हाँ, IESM केंद्र को हम शांत कर रखेंगे तो स्थूल विचार नहीं बनेंगे, माइक्रो थॉट पिक्चर बन के फिर वो
आज्ञा चक्र से निकल जाएंगे। इतना कर सकते हैं। पर ये ब्लैंक माइंड को बना देना, ये शब्द गलत शब्द है और ऐसा हो भी नहीं सकता। After getting a measure of success, that is, if the prism remains invisible for say 10 seconds, it is a measure of success. With further practice, the duration can reach 1 or 2 minutes. Then only go over to the second step, that is, after obtaining 10 seconds duration. Do not be over anxious and do not practice these steps unless the refining is done. तो 10 सेकंड तक अगर हम प्रिज्म को अच्छी तरह डिसअपियर कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा ये कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसको हम 1 या 2 मिनट तक ये प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। पर जब तक इतना नहीं होता है उससे पहले हमें प्रिज्म के सेकंड स्टेप के ऊपर जाने का नहीं है। और हमारी ये जो है वो अवेयरनेस को रिफाइन, इससे पहले मतलब रोज़ साथ साथ में रिफाइनिंग को भी, अवेयरनेस को भी रिफाइन करते ही जाना है। और इवन रिफाइनिंग एक्सरसाइज करते हैं जो, वो भी अवेयरनेस को रिफाइन करने का काम करती है, वो हमने देखा है। तो रिफाइनिंग एक्सरसाइज भी हमें यहाँ उपयोगी होती है। अब दूसरा स्टेप की बात करते हैं कि प्रिज्म एक्सरसाइज, सेकंड प्रिज्म एक्सरसाइज क्या है। सेकंड स्टेप, नाउ इंस्टेड ऑफ ए टेबल स्प्रेड योर हैंकरचीफ ऑन द फ्लोर एंड इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन ए चेयर keep standing but leaning leisurely against a wall and continue for 5 minutes looking into the prism till you gain a measure of success. Duration of the 10 seconds as in the first step. If short-sighted, sit in chair instead of standing. अब दूसरी क्रिया में क्या करना है, ये तो हम अभी पढ़ते हैं, ये खाली क्या क्या 5 क्रिया है वो आज पढ़ लेते हैं। बाकी हमें तो अभी पहले प्रिज्म के ऊपर ही टिके रहना है, क्योंकि 10 सेकंड तक जब तक ये डिसअपियर नहीं होता है तब तक दूसरा स्टेप तो हमें करना ही नहीं है। इसीलिए, और 10 सेकंड तक डिसअपियर करना वो छोटी बात नहीं है, इसलिए तो हमें फर्स्ट प्रिज्म को ही प्रैक्टिस रोज करना है। हाँ, इसमें ये कर सकते हैं कि धीरे धीरे करके 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं, पर सेकंड स्टेप के ऊपर नहीं जाना है। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है कि पहले स्टेप में हमने टेबल के ऊपर हैंकरचीफ को रखा था, अब ज़मीन के ऊपर हम ये हैंकरचीफ को खोल देते हैं और साथ में दीवार के पास इस तरह खड़े रहते हैं, थोड़ा आराम से खड़े रह सके इस तरह, और थोड़ा झुक के प्रिज्म के अंदर देखना है। तो ज़मीन के ऊपर रुमाल लगा खोल के उसके ऊपर प्रिज्म रखना है और दीवार के साथ में खड़े रहकर फिर इसके अंदर देखते जाना है। जिस तरह फर्स्ट एक्सरसाइज में देखते थे उसी तरह सेकंड एक्सरसाइज में भी हमें इस तरह देखते जाना है। और अगर किसी को चश्मा है, ठीक दिखाई नहीं देता है, तो फिर वो खड़े रहने की जगह चेयर पर बैठकर ये क्रिया कर सकते हैं। और इसमें भी सक्सेस का मेज़र जो है वो 10 सेकंड का है, मतलब 10 सेकंड तक इसमें भी प्रिज्म डिसअपियर हो जाना चाहिए तो सक्सेस हुआ, ऐसा कह सकते हैं। Here too you will not be aware of your immediate surrounding when the prism disappears. You are lucky if the first step is possible within 6 months of your daily training. You are more lucky if the second step is possible within the next 6 months. These 2 steps, this second step is very important. Later in normal life, you should be able to maintain this posture of the thinking instrument when walking along the road, footpath, in spite of all disturbances in your normal life.
तो एक ये करना है कि जब हम प्रिज्म के अंदर देखते हैं तो आजू बाजू की चीज़ों को हमें नहीं दिखाई देनी चाहिए, या उसके प्रति हमें सजग नहीं रहना है। सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म के ऊपर ही हमारा ध्यान रहना चाहिए, और प्रिज्म जो है वो सिर्फ डिसअपियर होना चाहिए। और अगर 6 महीने के अंदर हम इसको डिसअपियर कर सकते हैं तो भी हम बहुत नसीब वाले हैं। और फिर दूसरे 6 महीने में हम सेकंड स्टेप का अभ्यास करते हैं और उसके अंदर भी सफल होते हैं, क्योंकि ये सेकंड स्टेप जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब ये सेकंड स्टेप हम अचीव कर लेते हैं तो जब हम रास्ते पे चलेंगे तब आजू बाजू की चीज़ हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। जैसे कि प्रिज्म में देखते हैं और आजू बाजू की चीज़ के प्रति हम जागृत नहीं है, इसी तरह जब रोड पर हम निकलेंगे तो हमारा एक ये रहेगा, कमांड रहेगा कि आजू बाजू की चीज़ों से हम डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये पहली और दूसरी दोनों एक्सरसाइज इस तरह इम्पोर्टेंट है, पर सेकंड से ये रिजल्ट मिल सकता है। थर्ड स्टेप्स, अब तीसरा स्टेप क्या, तीसरी प्रैक्टिस क्या करनी है। नाउ वी प्रोसीड टू द थर्ड स्टेप। Repeat the first step with the prism on the handkerchief placed on the table, but instead of sitting in a chair, stand near a foot away from the table, and in that position 1. Be aware of all that can be seen beside the prism and the handkerchief, and second, yet the prism must disappear from your sight, and simultaneously all that can be seen you should be able to see. The gaze is fixed and the standing position is fixed also. Do not move the eyeballs. Try and get a measure of success. Duration 10 seconds. अब ये तीसरी एक्सरसाइज बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या करना है कि टेबल के ऊपर ये हैंकरचिप को खोल के प्रिज्म इसके ऊपर रख के थोड़े दूर खड़े रहना है, और इस तरह हम खड़े रहते हैं कि हमें प्रिज्म भी दिखता है और आजू बाजू की चीज़ों भी दिखते हैं, इस तरह देखना है। अब इस तरह प्रैक्टिस करते करते होना क्या चाहिए कि प्रिज्म डिसअपियर हो जाएगा, पर आजू बाजू की चीज़ जो है वो हमें दिखाई देगी। ये एकदम एक इम्पॉसिबल जैसा चीज़ लगती है, पर जो लोग प्रैक्टिस करते होंगे उसको ये अनुभव हो सकता है, पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक चीज़ डिसअपियर है, दूसरी चीज़ दिखाई देती है, तो किस तरह का क्या होता होगा वो समझना मुश्किल है। पर प्रैक्टिस में इस तरह करना है कि ये जो है वो हम प्रिज्म के प्रति जागृत है, प्रिज्म हम देखते हैं, और दूसरी चीज़ जो है वो disappear from your sight. Yet the prism must disappear from your sight, and simultaneously all that can be seen you should be able to see. तो ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है कि प्रिज्म यहाँ अदृश्य हो गया है और दूसरी चीज़ जो हम देख सकते हैं उसको हम देखते हैं। पर ऐसा ये तीसरी प्रैक्टिस में करना है, इतना हमें खाली ध्यान में रखना है। उसमें भी 10 सेकंड तक ये चीज़ बनी रहनी चाहिए। This means you are aware of your immediate surrounding and yet are able to maintain the linkage for a duration. This will lead to dhyana over period, though one is engaged in one's duties. This dhyana can be improved by step 4 and 5. Dhyana is not sitting cross-legged and eyes closed. तो ये तीसरी एक्सरसाइज जो है वो इसलिए करना है कि उससे हम जो है वो हमारे आजू बाजू का जो सराउंडिंग है उसके प्रति तो जागृत रहते हैं, और साथ में हमारे जो अंदर ब्रेन के अंदर लिंक है थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और आपके एरिया के बीच में, वो लिंक को भी हम ये कर सकते हैं। मतलब दो चीज़ हो सकती है कि एक तो लिंक को हम मेंटेन करते हैं जिसके कारण प्रिज्म डिसअपियर होता है, पर सराउंडिंग जो है उसके प्रति हम जागृत रहते हैं। तो जब हम संसार की ड्यूटी करते हैं तो ये स्थिति होनी चाहिए कि अंदर हमारी एक अंदर लिंक बनी है
और साथ में तो नॉर्मल कोर्स में हम जीते हैं तो हमारी अवेयरनेस जो है वो लो लेवल की होती है, इसलिए या तो हम हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम का अनुभव कर सकते हैं या सराउंडिंग का, दोनों का एक साथ में अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ ये जब प्रिज्म करते हैं तो प्रिज्म की पहली एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म होती है और उसमें से हमें ये फ़ायदा मिलता है। When vision is thus extended consciously, besides being penetrative, awareness is also upgraded in case of other senses, that is hearing, touch, smell, taste. तो जब हमारा विज़न एक्सटेंड होता है तो उसके साथ में हमारी अवेयरनेस जो है वो भी एक अपग्रेड होती है और हमारी सेंसेस जो है वो भी उसके साथ में अवेयरनेस, मतलब कि जो सुनना है, देखना है, वो सारी चीज़ें की जो है सेंसेस जो है, शक्ति जो है सुनने की वगैरह की, वो भी हमारी एक्सटेंड हो जाएगी। मतलब कि दूर का भी हम सुन सकेंगे, दूर की चीज़ों का से हम स्मेल ले सकेंगे, ये सारी चीज़ें हो पाएगी। अब चौथा स्टेप क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। नाउ स्टैंड ए नियर a window and look out of the window. You will be able to see a part of the room if you are 3 feet inside the room. Whatever you are able to see out of window is one picture. Whatever you are able to see of the room is another picture. Now continue to gaze out of the window till you see nothing. All will disappear and be like seeing the sky. तो चौथा स्टेप के अंदर क्या करना है कि खिड़की के पास में हमें खड़ा रहना है और ज़रा अंदर से 3 फुट अंदर से हमें खड़ा रहना है ताकि खिड़की के बाहर का दृश्य है, आकाश है, वो भी हम देख सकें और रूम भी साथ साथ में दिखाई सके। अब इस तरह हमें बाहर देखते जाना है कि जो खिड़की के बाहर जो है उसमें से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जैसे कि सब कुछ डिसअपीयर हो गया हो, इस तरह की स्थिति अंदर हो जानी चाहिए। जैसे कि खाली आकाश है इस तरह और कुछ दिखना नहीं चाहिए। नाउ इन द फर्स्ट स्टेज ए, यहाँ एक गलती है प्रिंटिंग में। नाउ इन द फर्स्ट स्टेप ए द रूम पिक्चर लिखा है, इसके बदले में विंडो पिक्चर होना चाहिए। नाउ इन द फर्स्ट स्टेज ए द विंडो पिक्चर विल ऑल्सो डिसअपीयर बट वी हैव टू रिमेन अवेयर ऑफ द बी द रूम पिक्चर। तो विंडो पिक्चर जो है वो डिसअपीयर हो गया है पर रूम का पिक्चर है वो दिखाई देता है। जैसे थर्ड एक्सरसाइज में कैसा था कि प्रिज्म डिसअपीयर हो जाता है और आजू बाजू का दिखाई देता है, इसी तरह इसमें भी बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता है पर रूम के अंदर का दिखाई देता है। साइमल्टेनियसली ये चीज़ होनी चाहिए। डू नॉट मूव योर आई बॉल्स, इट विल हैपन दैट either of the picture will disappear and come again to view. Get a measure of success duration 20 seconds. The window picture must disappear and room picture be seen clearly simultaneously. तो यहाँ ये क्लियर करते हैं कि विंडो पिक्चर नहीं होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए और खाली रूम पिक्चर ही दिखना चाहिए। और ये 20 सेकंड तक अगर हम बना सकते हैं इसको तो अच्छा है। अब लास्ट टेक्निक, द 5 and final technique. Walk on the footpath, see in front you and walk as if you are walking through a narrow 4 feet passage 8 feet high, more or less, which is visible in front of you. The rest is like sky all around. The rest must disappear totally from your vision, yet all life in the passage in front of you for say 50 yards be clearly seen. Get a measure of success duration 30 seconds. ये इससे भी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है। इसमें कहते हैं कि आप रास्ते के ऊपर चलते हैं तो इस तरह का आप एक विजुलाइज करो या इस तरह देखो कि आप एक जैसे कि टनल में चलते हो कि जिसकी चौड़ाई 4 फुट है और ऊंचाई 8 फुट जैसी है और
आजू बाजू का कुछ नहीं दिखता है, मतलब कि 4 फुट के दूर का जो है वो आपको कुछ दिखता नहीं है, जैसे आप टनल के अंदर हो और इसके बाहर का कुछ दिखता नहीं हो, और खाली आपको आगे 50 यार्ड तक का ही कुछ दिखाई देगा, जो कि लोग आते जाते हैं या कुछ होता है। मतलब कि 10 फुट दूर कोई गाड़ी जा रही है साइड पर से, वो कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, खाली आगे का साइड का लोग आते जाते हैं या कुछ हो, इस तरह इतना ही खाली आपको दिखाई देगा। ये इससे भी बहुत ऊंची ये प्रैक्टिस है, शायद ही कोई कर सके, इस तरह की है। और इसमें भी फिर 30 सेकंड तक उसको मेंटेन करना है। इफ़ यू कैन गो सो फार एंड ऑनेस्टली, but after refining your awareness you will be able to hear merest whisper at a distance, smell from distance, and will be able to taste without putting anything to your tongue. Your awareness is now refined and upgraded and is also penetrative. You are now equivalent to viewing all beyond 3B stage and can just enter 3C stage for higher practices. For your awareness to questions and problems, either for yourself or for others, no normal thinking process is now needed. तो यहाँ कहते हैं कि जब ये चीज़ हो जाएगी तो आपको दूर की चीज़ों को आप सुन पाएंगे, दूर से स्मेल आप ले पाएंगे, या आपके जीभ के ऊपर कोई प्रोडक्ट रखे बिना आप तेज का अनुभव कर पाएंगे। ये सारी सिद्धियां हैं जिसका अनुभव आपको हो पाएगा, और इस तरह आपकी अवेयरनेस अपग्रेड हो जाएगी और पेनिट्रेटिव भी हो जाएगी, और आपके 3B के स्टेज के इक्विवेलेंट आप हो जाओगे और आगे 3C के स्टेज में चले जाओगे। और फिर कोई आपके जीवन के अंदर कोई प्रश्न उत्पन्न होगा या किसी दूसरों का प्रश्न होगा तो भी आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पेपर समाप्त होता है। सॉरी, थोड़ा समय ज़्यादा लिया, पर इसको ये कंप्लीट करना था ताकि हमें समझ में आए कि हमें क्या करना है और कितनी दूर तक प्रैक्टिस करनी है। यहाँ रुकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे और पढ़ेंगे।